गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल एसएससी के हब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। ये जो सभी प्रश्न जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ फंडामेंटल सवाल हैं। ये सभी सवाल जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। चूंकि ये नेचर से फंडामेंटल है, फंडामेंटल सवाल हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं, वो चाहे जितना भी पुराना हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। फंडामेंटल सवाल कभी छोड़े नहीं जाते हैं। ये वैसे सवाल हैं जो कि आज से 10 वर्ष पहले भी पूछे गए हैं और संभवतः और बहुत संभवतः वो आज से 10 वर्ष बाद भी पूछे जाएंगे। ये सवाल कभी ओल्ड नहीं होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले सवाल क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मान के चलिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा या कौन होता है। सवाल एक बार फिर से, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। चलिए, प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, रिक्त हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। चलिए पहले आप समय लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए कुछ सेकंडों में। चलिए, अगर आपने हल कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, किसी कारण से राष्ट्रपति अपना सेवा नहीं दे पा रहे हो, सेवा का निर्वहन नहीं कर पा रहे हो, और उपराष्ट्रपति भी असमर्थ हो ऐसा करने में, तो हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, और ऐसा हो चुका है ना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं, ठीक है ना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 1 का आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। भारत में चलित न्यायालय, जिसको आप कहते हैं मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुत्र है, मतलब ब्रेन चाइल्ड, मतलब थॉट, ब्रेन चाइल्ड का मतलब थॉट, ये किसका थॉट था। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, है ना, ये किसका सोच था, किसका ब्रेन चाइल्ड था। चलिए, ऑप्शन इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए कर है न्यायमूर्ति भगवती, जस्टिस भगवती। चलिए, ऑप्शन बी कर है राजीव गांधी, ऑप्शन सी कर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन डी कर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, है ना, मोबाइल कोर्ट। चलिए पहले आप इसे हल कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी में है राजीव गांधी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन डी में है प्रतिभा पाटिल। चलिए, अगर आपने आंसर अगर पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट था जो कि आज हम लोग मोबाइल कोर्ट को देख रहे हैं। सबसे पहले 2007 में, आप ऐसे समझिए, सबसे पहले 2007 में, ठीक है ना, हरियाणा के मेवात जिले में, ठीक है ना, हरियाणा के मेवात जिले में इसको शुरू किया गया था, मोबाइल मतलब कोर्ट को, है ना। ये कोर्ट कैसा होता है, ये बस, एक बस होता है और न्याय से जुड़ी हुई उसमें सारी बातें होती है। बस का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से रहता है, एक चलता हुआ बस है, आप समझिए, बस का बनावट होता है मानो कि वो कोर्ट हो, ठीक है ना, वो उसमें सारी चीज होते हैं जो कोर्ट से संबंधित होते हैं। इसलिए इस तरह के मोबाइल को ना कहा गया जस्टिस ऑन व्हील, है ना, जस्टिस ऑन व्हील, पहिए पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील, इसी को कहा गया है पहिए पर न्याय। इसी मोबाइल कोर्ट का नाम दिया गया है जस्टिस ऑन व्हील, और इसकी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल कोर्ट का सर्वप्रथम शुरुआत भारत में 2007 ईस्वी में और स्टेट हरियाणा में किया गया था। बस इतना भी जानिएगा तो काफी है, मेवात जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। 2 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में करे कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस, ठीक है ना, अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। त्यागपत्र वो किसको देता है, हाई कोर्ट का जो जज है वो त्यागपत्र किसको देते हैं। चलिए, ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तीसरा ऑप्शन है
उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और चौथा ऑप्शन डी कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए ये सारे फंडामेंटल सवाल हैं, समय बीतते जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा है ना अलाइव रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे, ये प्रश्न अलाइव प्रश्न है। चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो किसको अपना मतलब त्यागपत्र सौंपेंगे, संबोधित करेंगे। चलिए अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। देखिए जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नियुक्ति जो जजों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति के को संबोधित करते हैं। इसका मतलब हमारा 3 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए कर के एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। गैर सदस्य है यानी कि वो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके कार्रवाई में भाग ले सकता है। प्रश्न हमारा ये है। चलिए ये कौन से हैं भाई? चलिए उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, एक बार फिर से ऑप्शन को सुना जाए, है ना। इनमें पहले सवाल पहले देख लिया जाए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वो कौन व्यक्ति है जो गैर सदस्य होगा लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग लेगा? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी जिसको आप इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर अगर आपने पा लिया है, पिछले वीडियो सेशन में भी इस पर बात हुई थी, अगर आप राज्य व्यवस्था का फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें यह बात जिक्र है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह महान्यायवादी होना चाहिए। महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है ना। महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है, या हम यूं कह लें कि अनुच्छेद 76 का संबंध महान्यायवादी से है। एक ही बात हुआ। तो महान्यायवादी के बारे में मुख्य बात क्या है? ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। कार्रवाई में भाग लेगा लेकिन इसको वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है। और आर्टिकल 76 का संबंध महान्यायवादी से है। चलिए आर्टिकल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर 4 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में करें क्या? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 32वां संशोधन, 42वां संशोधन, 15वां संशोधन और 46वां संशोधन। बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, संशोधन से रिलेटेड सवाल आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। ये बहुत ही प्रोबेबल्स में आते हैं, बहुत ही संभावित प्रश्नों में आते हैं संविधान से संशोधन के प्रश्न। ठीक है। तो सवाल आपके लिए है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वां, 42वां, 15वां और 46वां। चलिए फटाफट इसको किया जाए, थोड़ा आप जल्दी कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 42वां संशोधन। देखिए 42वां संशोधन के तहत, है ना, 42वां संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन 86वां संशोधन, अब आगे की बात करते हैं, 86वां संशोधन, है ना, द्वारा, है ना, 11 मौलिक, है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है ना, 11। अब मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो 11 है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86वां संशोधन के तहत। ठीक है ना। 2010 में ये इफेक्टिव हुआ, 2010 से ये लागू है, 2010 वर्ष साल से ये लागू है 11वां। ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है कि आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, ये गार्जियन को कहा गया है, पेरेंट्स को कहा गया है कि आप अपने बच्चों को, ठीक है ना, या अभिभावकों को कहा गया है कि आप अपने बच्चों को 6 से जो 14 इयर्स के बीच में है उनको आप शिक्षा, मतलब आपका कर्तव्य है कि आप उनको शिक्षा दिलाइए, है ना। आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है कि आप उनको शिक्षा दिलाइए। तो मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य का सीधा सीधी संबंध, ठीक है ना, वो शिक्षा से है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य क्या है,
तो वो बच्चों के शिक्षा से संबंधित है और ऐसा पेरेंट्स या गार्जियन को कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 5 का राइट आंसर बी होना चाहिए। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कहां जगह दिया गया है ना, किस आर्टिकल में, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को है ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो वो आर्टिकल है 51 का ए। चलिए 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो 51 के ए में है। और दूसरा चीज, और एक और इंपॉर्टेंट बात, मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह है ना कमेटी के सिफारिश के आधार पर है ना, कमेटी कहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इससे मतलब मौलिक कर्तव्य का संबंध किस कमेटी से है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी से है, ये याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ 3 बातें, मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश से आया, स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश से आया। दूसरा बात है कि मौलिक कर्तव्य का किस अनुच्छेद से संबंध रखता है, तो 51 का ए से संबंध रखता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो शिक्षा से संबंध रखता है कि 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को आप शिक्षा, मतलब आपको शिक्षा दिलवाना है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका कर्तव्य बनता है। इसका मतलब है कि पूरे कहानी का सारांश क्या है कि 5 का आंसर हमारा बी होगा। चलिए आते हैं नंबर 6 में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में है ना, अपर हाउस में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए ऑप्शन है 2, फिर है 10, फिर है 12 और 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इजी सवाल भी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, ये टफ सवाल में नहीं आएंगे और इसी तरह के सवाल अब तो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, कला, साहित्य, चलिए विज्ञान, आप ऐसा समझिए कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक सेवा है ना, या सामाजिक सेवा से इनका मतलब अनुभव होना चाहिए, इनका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, ये कहां से बिलोंग होना चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के ये जानकार होने चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान इनको होना चाहिए। तो ये 4 क्षेत्र से जुड़े हुए 12 लोगों की नियुक्त जो मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यसभा में कुल सीट कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, राज्यसभा के कुल क्षमता कितना है, अधिकतम क्षमता है 250, अधिकतम क्षमता है राज्यसभा में, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितना है, 245। 245 जो है ये वर्तमान समय में ये सदस्य की संख्या है, जिसमें 233 जो है वो लिए गए हैं राज्य, और 233 कहां से लिए गए हैं, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। अब बाकी के जो 12 हैं वो राष्ट्रपति उनको मनोनयन करते हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति है राज्यसभा की वो कितनी है, 245 सदस्यों की स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान एवं में प्रारंभ किया गया था। चलिए राजस्थान में तो प्रारंभ किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, नागौर जिला, है ना, याद रखना है नागौर जिला, और ये नागौर जिला कहाँ है, राजस्थान में, है ना। ये नागौर जिला सवाल भी कर रहा है, सवाल तो दे दिया है, एक तो आंसर आपको दे दिया है कि नागौर जिला राजस्थान में 1959 में स्टार्ट किया था पंचायती राज व्यवस्था को, इसको ठीक से समझा जाए। लेकिन दूसरा स्टेट कौन था जो राजस्थान के बाद जहां पर यह व्यवस्था लागू की गई, चलिए ऑप्शन क्या है, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए आप चंद सेकंड का समय लीजिए, इसको फटाफट थोड़ा सा आप डील कीजिए। पहला हमारा राज्य है राजस्थान, है ना, नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन जो दूसरा स्टेट बना वो बना आंध्र प्रदेश, है ना, वो बना आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय, ठीक है ना। चलिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? कौन पंचायत कराने का निर्णय लेता है? पंचायती चुनाव केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश और चुनाव आयोग। तो ये जो क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, वो राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार का है। हमारा 8 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए आप थोड़ा फटाफट इसको थोड़ा सा डील कीजिए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। चलिए, अगर आपने डील कर लिया है, सवाल को समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 19, ठीक है ना, अनुच्छेद 19। देखिए, संविधान में वैसे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है, पहले इसको समझा जाए। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है। लेकिन ये है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह आता है ना। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब केवल अपना ही बात कहना नहीं, दूसरे के व्यू को भी कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रखा गया है। आपको केवल अपना ही बात नहीं कहना है, आप दूसरे की भी बातों को कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। अब तो आपका सवाल होगा कि सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, न्यूज़पेपर वाले तो दूसरे की भी बातें कहते हैं, तो वही मैं समझाना चाहता हूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना डज नॉट मीन है ना टू एक्सप्रेस ओनली ऑन आइडियाज बट टू एक्सप्रेस अदर आइडियाज, ठीक है। और बाय एनी मीन्स, किसी भी माध्यम से, तो किसी भी माध्यम में एक माध्यम प्रेस भी है, एक माध्यम प्रेस भी है। तो आप ऐसे समझिए कि प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में कोई उपबंध नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन एट ऑल, ठीक है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत है ना प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 9 का राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं नंबर 10 में। कह रहे क्या? राज्य लोक सेवा आयोग, आप ऐसा समझिए है ना, स्टेट पीसीएस की नियुक्ति है ना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल है ना अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग के। तो इसकी नियुक्ति जो होती है वह राज्यपाल द्वारा होती है। जैसे कि यूपीएससी, आप ऐसे समझिए, यूपीएससी आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, है ना। यूपीएससी की नियुक्ति जो होती है, जो उसके अध्यक्ष है या जो कुछ भी है ना, उसकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट द्वारा। तो जो स्टेट जो पीसीएस है, इसकी नियुक्ति जो होती है, इसके चेयरपर्सन या जो मेंबर्स की नियुक्ति होती है, ऐसे सवाल होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति है ना, राज्य लोक सेवा आयोग की है ना सदस्यों की नियुक्ति यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है ना, सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है ना, वो किसके द्वारा होती है? तो वो राज्यपाल द्वारा होती है। हमारा 10 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते नंबर 11 में। कह रहे क्या? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। मतलब एक बार फिर से प्रश्न को सुना जाए, लोकसभा के लिए, ठीक है, अब लोअर हाउस, चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कि कितनी आयु सीमा मिनिमम होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। उम्र दिया गया है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य बनने की शर्त एक ही है, लेकिन अंतर एज का है। लोकसभा के जो व्यक्ति हैं वो कम से कम 25 वर्ष के होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के सदस्यता बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यता बनने की न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। चलिए हम आते हैं नंबर, इसका मतलब है कि 11 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं 12 में। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक ना। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, यानी हमारा 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं नंबर 13 में।
करे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है ना, किसको हाईएस्ट पद दिया गया है। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म, क्या किसको हाईएस्ट स्थान दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। चलिए थोड़ा सा आप समय लीजिए इसको हल करने के लिए। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय सबसे हाईएस्ट है, दूसरा संविधान सबसे हाईएस्ट है, तीसरा संसद सबसे हाईएस्ट है और चौथा धर्म सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें सर्वाधिक जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो संविधान को दिया गया है। देखिए जितने भी हम अधिकार प्राप्त करते हैं या केंद्र या राज्य जो भी अधिकार हम प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं। अगर हमारे हित टकराएंगे, अगर राज्य के हित और केंद्र के हित अगर टकराते हैं तो इसका जो मतलब जो निपटारा होता है किसके माध्यम से निपटारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय वो चीज कहां से प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है संविधान के माध्यम से। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में है ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो स्थान है वो संविधान का है। ठीक है, हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 14 में, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है ना। मौलिक अधिकार हमारे कहां से कहां तक दिए गए हैं, भाग 3 है, ये तो पक्का है कि भाग 3 है, लेकिन अनुच्छेद कहां से कहां तक का जो है ना भाग 3 है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार का जो चर्चा है वो भाग 3 में हुआ है, लेकिन किस किस अनुच्छेद के कहां से कहां तक का अनुच्छेद है। ऑप्शन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी कर रहा है संविधान का अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद सी कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है सॉरी संविधान का अनुच्छेद 15 से 39 तक, और डी कर रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 16 से 40 तक। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको तुरंत फटाफट बनाइए। एक नजर में ऐसा बनना चाहिए, सोचने के लिए समय नहीं, एक नजर में बनना चाहिए। और ये हमारा है 12 से 35 तक। ठीक है ना, 12 से 35 तक का जो भाग है ये हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसमें हमारे 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। पहले आप ऐसा समझिए, पहला जो मौलिक अधिकार है वह है ना समानता का अधिकार, है ना, इसको कहते हैं समानता का अधिकार। कहां से कहां तक एक बार देख लिया जाए। जो हमारा समानता का अधिकार है ये आर्टिकल लिया गया 14 से 18 तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा आते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये कहां से कहां तक है भाई, तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। इसके बाद तीसरा आते हैं, तीसरा अधिकार क्या है भाई, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है, किस किस अनुच्छेद से संबंध रखता है। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये हमारा है 23 से लेकर 24, 23 और 24 जो है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। थोड़ा यहां कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर में, तो धर्म की स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जिसको आप कहते हैं। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से कहां तक है, तो 25 से 28 तक, है ना, ये धर्म की स्वतंत्रता है। आते 5वां में, इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, नहीं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। ये कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद जो है वो सर है आपका 29 से लेकर के 30 तक, है ना, ये 29 से लेकर के 30 तक है। और इसके बाद छठा अधिकार है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कह सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। कहां से कहां तक दिया गया है, तो ये भाई दिया गया है आर्टिकल 32। देखिए जो मूल संविधान था हमारा, जो मूल संविधान था, यहां समझा जाए, जो मूल संविधान था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में जब शुरू बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन, आप ऐसा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 44वें संशोधन के तहत, है ना, संपत्ति का अधिकार, आप ऐसा समझिए, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है ना, और इसको कौन सा अधिकार, देखिए पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट खत्म, आपका मौलिक अधिकार नहीं कि आपके पास संपत्ति हो, हाँ कानूनी राइट है ना, तो कानूनी अधिकार का दर्जा इसको दिया गया। आज के समय में ये कानूनी अधिकार है। तो मूल बात क्या है कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे,
जो जो सातवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको 300A में जगह दिया गया है। यानी कि मौलिक संपत्ति का अधिकार का संबंध किससे है? संपत्ति का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 300A में है। ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, संपत्ति का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो संपत्ति का अधिकार का संबंध जो 300A से है। 6 मौलिक अधिकार अभी हमारे पास है। ठीक है, कौन कौन से है भाई? समानता का अधिकार है ना, 14 से 18 अनुच्छेद, अनुच्छेद याद रखना है, एकदम याद रखना है। 14 से 18 अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार से है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है भाई? 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? तो 25 से 28 तक। इसके बाद शिक्षा संस्कृति की जो अधिकार है वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 29 और 30 है। और आर्टिकल वही 31 जो था ना, जो कि संपत्ति का अधिकार था, अब इसको 300A का जगह दे दिया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो आर्टिकल हमारा 32 है। तो इस पूरे सवाल का क्या जवाब निकाले हैं? जवाब यही निकलेगा कि 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर ए होना चाहिए। नहीं, 14 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए 15 में, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? चलिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा, चलिए संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। आपको ये खोजना है, पाना है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन भाग लेते हैं। चलिए फटाफट इसको किया जाए, बेहद आसान ये सवाल है। तो अगर आपने आंसर पा लिया है, आंसर तक पहुंच गए हैं, आंसर को आपने एक्सेस कर लिया है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा है ना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए इसके बाद आते हैं 16 में, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन कौन करता है? अभी बात हुआ है यूपीएससी का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। 16 का आंसर बी होगा। 17 में आते हैं, भारत की कार्यपालिका है ना अध्यक्ष, एक्सिक्यूटिव हेड कौन है? भारत का है ना एक्सिक्यूटिव हेड कौन है? सर्वा कौन है? चलिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है या भारत में सर्वा कौन है? तो बहुत आसान ये सवाल है, पहले आप इसको पहले एक्सेप्ट करें बनाने के लिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता और भारत सरकार का मुख्य सचिव। अगर आपने आंसर पा लिया तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। भारत के शासन संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है, 53 कहता है, ठीक है ना, कि भारत का कार्यकारी जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। चलिए 17 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। इसके बाद हम आते हैं नंबर 18 में, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? संविधान में जो पहला संशोधन था 1951 में किया गया। हमारा 18 का राइट आंसर ए होगा। 19 में आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था है ना कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व और चुनाव आयोग अधिनियम। इसका राइट आंसर होना चाहिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर सी होगा। 20 में आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा डी होगा। बच्चों आज की बात हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।